नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल स्टोरी के साथ हाजिर है। नाज़रीन पनामा लीक्स का फैसला आ गया। 2 जजेस ने कहा कि नाअहल हैं, 3 जजेस ने कहा कि मज़ीद इंक्वायरी की जाए और उसके लिए GIT बनाया जाए। ये जो GIT है ये बनाने के लिए 3 जजेस ने कहा है। डॉन न्यूज़ लीक्स भी एक बहुत बड़ा जो है वो केस है और ख़ास तौर पे ये कौमी सलामती के ख़िलाफ़ और अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है। इस तरीके से ये अफ़वाज पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम केस है। पनामा केस में 3 जजों की GIT बनाने और डॉन न्यूज़ की जो कमेटी है, अगर आप थोड़ा सा मवाजना करें कि GIT जो बनाई गई है वो जो उसकी जो साख्त है उसमें हुकूमत के वही इदारे शामिल हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वफ़ात पा चुके हैं, मफलूज हो चुके हैं और यही इंक्वायरी करेंगे। और इसमें 2 बहुत अहम इदारे अलग हैं जो अफ़वाज पाकिस्तान के इदारे कहलाते हैं, यानी MI और ISI, वो भी इन्वेस्टिगेट करेगी। ये स्ट्रक्चर है जो कि GIT का है। इस GIT में जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो मुल्क के वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ, उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ और जो भी उनके साथ शामिल हैं। जो इल्ज़ाम है वो मुल्क लूटने का इल्ज़ाम है, कौमी दौलत लूटने का इल्ज़ाम है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अब आइए दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ क्या है कि डॉन न्यूज़ लीक्स की कमेटी, उसकी साख्त पर अगर तवज्जो दीजिए तो वो भी वही है जो GIT है, यानी उसमें भी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो वही मफलूज इदारे, मजबूर ऑफिसर्स और वफात पाए हुए इदारे। एक चीज़, दूसरी चीज़, जिनके खिलाफ इंक्वायरी डॉन न्यूज़ लीक्स में हो रही है वो भी मुल्क के वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ साहब, उनकी फैमिली और हुकूमत के अहम लोगों के बारे में जिन पर इल्ज़ाम है। और तीसरा ये है कि इसमें जो केस है वो अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश का केस है। अब माहिरीन ये बात कहते हैं, बहुत ज़ोर से कह रहे हैं आजकल कि पनामा लीक्स की GIT का फैसला आप डॉन न्यूज़ लीक्स की कमेटी के फैसले से अंदाज़ा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों केस ओपन हैं। एक में GIT जिसमें जो बनाई गई है उसमें भी बारे सबूत मियां नवाज शरीफ फैमिली पे है, जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे सके, कुछ नहीं दे सके, जिसकी बुनियाद पर बारे सबूत उन पर होने की बुनियाद पर 2 सीनियर जजेस ने उन्हें नाअहल करार दिया। बहुत ओपन केस था, लेकिन फिर GIT बन गई। और डॉन न्यूज़ लीक्स भी एक ओपन केस है जिसमें फौज के इदारों, हुकूमत और मीडिया और बहुत सारे लोगों को सब कुछ पता है कि इसमें कौन जिम्मेदारान है। अब सवाल ये पैदा होता है, किसी ने बहुत अहम सवाल किया है, और वो ये है कि पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान के अवाम को इस कमेटी में, दोनों कमेटी में हुकूमत पाकिस्तान के दीगर इदारों के ऑफिसर्स पर एतमाद नहीं है, क्योंकि वो मुल्ज़िमों के अंडर ही ये लोग, ये ऑफिसर्स काम कर रहे हैं जो मजबूर हैं, जो बहुत छोटे हैं, जो वज़ीर आज़म और उनकी फैमिली से क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन अगर पूरी पाकिस्तान को भरोसा है तो GIT में भी MI पर और ISI पर, मिलिट्री इंटेलिजेंस पर और ISI पर भरोसा है। इसी तरीके से डॉन न्यूज़ लीक्स पे भी अगर भरोसा है पाकिस्तानी कौम को, अवाम को, तो MI और ISI पे। गोया डॉन न्यूज़ लीक्स का रिजल्ट जो 2 या 1 दिन, 3 दिन के अंदर किसी वक्त भी आ सकता है, जैसे कि इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है, तो डॉन न्यूज़ लीक्स का फैसला तयन करेगा कि आइंदा पनामा के GIT का क्या फैसला होगा। क्योंकि अगर इधर MI और ISI ने मेरिट पर सच और हकाइक सामने किए तो फिर वो पनामा पे भी हक, सच और मेरिट पर फैसला आएगा। लेकिन अगर इधर मुकमुका हुआ
तो फिर अवाम का एतमाद पनामा लीक्स पर भी डगमगडोल हो जाएगा और लोग यही समझेंगे कि डॉन लीक्स का जो फैसला आया है वही फैसला पनामा लीक्स का होगा। इसलिए ये एक बहुत अहम प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। हमारे पास 3 अहम गेस्ट हैं, उनसे हम उनका तारुफ कराते हैं, फिर उनसे बात करते हैं, एक ब्रेक में जाएंगे। मेरे साथ हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आप किया। मेरे साथ हैं अली जैदी साहब, PTI रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हैं अजमल वज़ीर खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं और इस अहम इशू पे बात करते हैं कि हमारे मेहमान क्या कहते हैं इसके ऊपर। वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब फ़ारूक हमीद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ, क्या कहते हैं फ़ारूक हमीद साहब, पनामा लीक्स पे जो GIT बनाई है, ये डॉन न्यूज़ लीक्स की GIT बिल्कुल वही है, मुल्ज़िमान वही हैं, केस ओपन है और इदारे जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो भी वही है, MI ISI उधर है, इधर भी है और कौम की तवक़्क़ात MI और ISI से है। तो क्या डॉन लीक्स का फ़ैसला तयन करेगा सर कि पनामा लीक्स की GIT क्या फ़ैसला देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, डॉन लीक्स का जो फैसला आएगा अगले 2-3 दिनों में, यकीनन वो एक ट्रेंड सेट करेगा और लोगों के ज़हनों में वो परसेप्शन क्रिएट होगा, क्लियर हो जाएगा कि ये पनामा लीक्स का जो डॉन लीग GIT के वो भी किस तरफ जाएगी। लेकिन मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ। पहला तो ये, मैं जब समझता हूँ कि हमसे गलती ये हुई है कि डॉन लीक्स के केस में डॉक्टर साहब, हमारे इदारों के पास टोटल एविडेंस था, चाहे ऑडियोज हो, वीडियोज हो, वगैरह वगैरह। और जब ये कौमी सलामती की ब्रीच हुई थी अक्टूबर के महीने में, चीज सामने आई थी, इनको चाहिए था बगैर किसी झिझक के वो तमाम लोग, चाहे जितने ही वो बाअसर क्यों ना हो, जितने ही क्यों ना प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के क्लोज हो, उनको अरेस्ट करना चाहिए था ओवरनाइट और पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान के कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये एक्चुअली दिस इज जो कौम जो है वो भी ये एक्सपेक्ट करती थी। लेकिन मेरा ख्याल है वो मामला थोड़ा लेट हो गया। जनरल रहीम शरीफ जा रहे थे और यहां पे हुआ क्या कि कंट्रोल जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में और शरीफ फैमिली को ट्रांसफर हो गया जब उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बनाई, जिसमें 7 मेंबर में 5 मेंबर तो उनके हैंडपिक लोग थे, इंक्लूडिंग कमेटी के चेयरमैन और बाकी मेंबर। और ठीक है, MI ISI के रेप्स मौजूद थे उसमें। लेकिन फिर यह भी खबर आई कि MI ISI रेप्स ने डिसेंटिंग नोट्स दिए और कहा गया कि जी रिपोर्ट इसलिए साइन नहीं हो रही जस्टिस रज़ा साहब और बाकी मेंबर कि जब तक ये इख्तलाफ जो है, ये डिसेंट जो है, इसको क्लियर नहीं किया जाएगा और इसको एक कंसेंसस में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। मैं समझता हूं, मेरी नजर में रिपोर्ट वही है जो डिसेंटिंग नोट्स में लिखा गया है। हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि डिसेंटिंग नोट्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, डिसेंटिंग नोट्स मौजूद हैं और हमारे इदारे बिल्कुल किसी खौफ के, बिल्कुल मेरिट और जस्टिस के मुताबिक डॉन लीक्स का फैसला जो है वो सामने आएगा। अब मैं आता हूं पनामा के केस पे। पहली बात तो ये मैं समझता हूं, GIT में जब मैं बार बार जिक्र GIT का नाम लूंगा, काइंडली इसमें ISI और MI के जो रेप्स हैं उनको आप शामिल ना कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने आज भी कहा कोर्ट कमांडर कॉन्फ्रेंस में कि हम सुप्रीम कोर्ट के एतमाद पे पूरा उतरेंगे। कोई शक नहीं है, पूरी कौम इस बात को समझती है कि ये रेप जो है ट्रांसपेरेंट होंगे, इनकी वर्किंग ट्रांसपेरेंट होगी, बिल्कुल अपने मैंडेट और कानून के मुताबिक काम करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इन बेसिकली तो इस GIT में तो ये रेप्स होने ही नहीं चाहिए थे। एक तो ये बात, उसकी वजह ये है कि ये जो बाकी GIT के मेंबर हैं 4, FIA, SCCP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और NAB, देखें ये तो सारे शरीफ फैमिली के लोग हैं। ये GIT तो अगर इन 4 बंदों को देखा जाए तो ये तो शरीफ, एक्चुअली पनामा वर्डिक्ट का जो फाइनल जो वर्डिक्ट है वो तो शरीफ फैमिली के कंट्रोल में दे दिया गया है। और मैं आपको आज बता दूं डॉक्टर साहब, ये जो क्वेश्चनर बनेंगे, जो फाइंडिंग्स होंगी, जो तरीकाकार होगा, जो एंड में बातचीत होगी, ये सारी कहीं पे और वेट होगी, कहीं पे और स्क्रूटिनाइज होगी। ये बाकी लोग पपेट्स होंगे, ये जो 4 इदारों के मैंने आपको जिक्र किया है। ठीक। इसमें फौज, ISI और MI के जो रेप होंगे
वो जाहिर बात है वो फिर डिसेंटिंग नोट्स देंगे, वो इतराज करेंगे, वो इख्तलाफ करेंगे कि जनाब ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। वो तो देख लेंगे कि ये मामला ट्रांसपेरेंट नहीं है। मैं ये कहता हूं कि ये जो GIT जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, बेशक उन्होंने इज्जत अफजाई की है कि MI और ISI के रेप्स हैं, लेकिन एक उनको एम्बैरसिंग, पोटेंशियली एम्बैरसिंग सिचुएशन में डाल दिया गया। क्यों सर? क्योंकि एम्बैरसिंग क्यों सर? एम्बैरसिंग क्यों सर? वही करना है जो उन्होंने करना है सर। एम्बैरसिंग क्यों सर? मैं आगे चल के आपसे पूछूंगा कि अगर मुझे एक कमेटी में डाल दिया जाए और 9 मेंबर जो हैं वो बिके हुए हैं, मैं अपना डिसेंट नोट दूंगा, मैं सच बोलूंगा, मैं मेरिट पे बात करूंगा। अगर नवाज शरीफ साहब बेकसूर हैं तो फिर मैं उनके हक में लिखूंगा क्योंकि सच है, और अगर नवाज शरीफ साहब मुजरिम हैं तो मैं मुलजिम है और सच है उनकी इल्ज़ामात उन पे, तो मैं लिखूंगा। तो एम्बैरस की क्या बात है? नंबर 1। दूसरी, मैं अभी आगे चल के आपसे बहुत अहम बात करूंगा, और वो ये है कि मैंने एक बहुत लीगल एक्सपर्ट से पूछा था, उन्होंने कहा कि जी जो GIT बनी है उसमें सुप्रीम कोर्ट ये ज़रूरी नहीं है कि मेजॉरिटी के फैसले को माने। अगर 2 ISI MI के नुमाइंदों ने डिसेंट नोट दिया और सही सूरत हाल बताई तो उस पर भी फैसला सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। मैं आता हूं जनाब अली जैदी साहब की तरफ। अली जैदी साहब, मेरा सवाल बड़ा पर्टिकुलर है और मैं आगे चल के फारूक साहब को भी इस पे शामिल करूंगा कि डॉन न्यूज़ लीक्स बताएगा, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रक्चर वही है, इल्ज़ामात भी वही हैं, केस भी तकरीबन ओपन है कि, और MI और ISI से सारी उम्मीदें हैं इस वक्त कौम की, और वो कह रहे हैं फारूक साहब कि उन्होंने डिसेंट नोट लिख दिया है। अगर लिख दिया है तो फिर कौम जो है वो उन पर और एतमाद बढ़ जाएगा। लेकिन अगर डॉन न्यूज़ लीक्स में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और फैसला उन लोगों के हक में चला गया और डिसेंट नोट नहीं हुए, तो फिर ये बताइए पनामा लीक्स का फैसला आपके सामने है सर। डॉक्टर साहब, मैं बड़ी गौर से सारी बातें सुनी हैं। देखिए, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुलजिम, मुजरिम नहीं कहा आपने, मुलजिम तो कह दिया। तो अब पहले तो ये क्लियर हो जाए कि आज एक मुलजिम, और आपके कहने पे या मेरे कहने पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट की पूरी बेंच के कहने पे एक मुलजिम, जिसमें से 2 जजेस ने तो डिस्क्वालीफाई भी कर दिया, वो आपका मुजरिम बना दिया, प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने मुजरिम और उस पे मुलजिम पे इल्ज़ाम क्या है? मुलजिम का लफ्ज़ इल्ज़ाम से निकलता है ना। इल्ज़ाम क्या है? कौम का पैसा चोरी किया। जो आखिरी दिन था जिस दिन कोर्ट का या सेकंड लास्ट डे था, मुझे एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, क्योंकि शेख रशीद साहब भी का केस भी था और जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब का भी केस था। शेख रशीद साहब अपना केस खुद प्लीड कर रहे थे, तो उन्होंने अपने रिबटल में या क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स में एक बड़ा मैं समझता हूँ क्लैरिटी का और तारीखी जुमला कहा। उन्होंने ये कहा कि जनाब ऑनरेबल जजेस को कि जो लोग हैं वो कानून नहीं समझते, वो फैसला समझते हैं। आपको समझ आ गई इसकी गहराई बात की? लोग कानून नहीं समझते, लोग फैसला समझते हैं। फैसला कानून का अगर समझने वाला वो तो जो मिठाइयाँ बांट रहे थे, जो उनके कुछ पेड हाली मवाली बाहर खड़े होके सुप्रीम कोर्ट के, उनको ये समझ ही कोई नहीं आई कि इनके साथ हो क्या गया है। ये तो अब खाली वो 2 अपार्टमेंट से और बात बढ़ जाएगी। अब तो ये भी पता करना होगा कि ये शुगर मिलें कहाँ से बनी और रायवेंड का स्टेट कैसे लिया और इतनी बड़ी दीवार कैसे मिली। आप देखिए आज अखबार में चल रहा है कि 32 करोड़ रुपए जो डिफेंस के अटर्नीज को दिए हैं वो कहाँ से आए, वो भी शुरा हुकूमत से दे दिए हैं। देयरफॉर ये नवाज शरीफ और उनके अहले खाना एक्सपोज्ड हैं। अब आप आ जाएं डॉन लीक्स के ऊपर। देखिए उसी स्टेटमेंट को दिमाग में रखिए और सामने रखिए। डिसेंटिंग नोट से अभी भी 5 में से 2 जजेस ने डिसेंटिंग नोट दिया है। डिसेंटिंग नोट से शायद आवाम में तो समझ आ जाएगी, लेकिन कानून पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं होगा। अभी बच गए ना नवाज शरीफ, अभी भी अगर तो वो जो चोरी उसने की है तो और कतरी लेटर नहीं माना किसी ने भी, तो उसको तो डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए था उसी वक्त। जो 2 ने कह दिया, 3 भी कह सकते थे, 4 भी कह सकते थे। सो ये देयरफॉर ये इसमें एक है ज़रूर, लेकिन लोगों को ये समझना है कि ये जो 3 जजेस हैं इनका मेरी नज़र में शायद सोचने का और ये जजमेंट का ये था कि जनाब सिर्फ ये अपार्टमेंट नहीं, इसके बाहर की भी सारी करप्शन आप चेक करें। देयरफॉर वो गॉडफादर की मूवी जो है वो उसके ऊपर से वो स्टेटमेंट उन्होंने दी कि जी बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून लाइज अ क्राइम। अली साहब आपने बात की कि डॉन लीक्स की,
जी अली साहब, अगर डॉन न्यूज़ लीक्स में कोई डिसेंडिंग, मेरी आवाज़ आ रही है? जी अली साहब, अगर मैं आगे चल के चलें बात करूंगा इस पे, मैं ज़रा पहले उनसे ले लेता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू जनाब अजमल वज़ीर साहब से। अजमल वज़ीर साहब, मेरा सवाल आपके सामने है, मेरा इंट्रो आपके सामने है, क्या कहेंगे सर? देखिए डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे एक वो करूँगा कि इससे पहली जो कौमें हैं वो इसीलिए बर्बाद हुई कि अमीर जब चोरी करता था तो उसको सज़ा नहीं मिलती थी और गरीब जब चोरी करता था तो उसको सज़ा देते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वक्त में है। मसला हमारा यहाँ पे ये बना हुआ है कि फ़ैसला पनामा का आ गया है, बहुत सा जॉइंट उस पर इन्वेस्टिगेशन भी कमेटी भी बन गई है या बन रही है। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें जो 3 जजों ने भी उनको सादिक और अमीन नहीं कहा और 2 जजों ने तो उसको स्ट्रेट अवे डिस्क्वालीफाइड कर दिया, उसमें दूसरी राय नहीं है। अच्छा, अब मसला क्या है? मसला ये है कि हम अगर इस जॉइंट कमेटी के चक्कर में मुकम्मल तौर पर पड़ गए, मैं ज़ाती तौर पर, ये मेरी राय, शायद इसे कोई इख्तलाफ करे, मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास एक बहुत बड़ा फ़ैसला आ चुका है जिसके ऊपर पाकिस्तान के अवाम में जाना चाहिए और वहाँ पे अपना केस रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम भी इस पे कन्विंस हो चुकी है और ये फ़ैसला भी आ चुका है। जहाँ पे ये 4-5 की बात है या 2 की बात है, देखिए 4-5 ने क्या करना है, 4-5 तो इत्तेफाक सिविल सर्विस से वाबस्ता लोग होंगे और उन्होंने क्या करना है ये हमें पता है, और अगर हमें पता नहीं है तो ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर देख लें, इससे पहले जितने भी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन बने उसका हमारे सामने। अच्छा, अब मसला यहाँ पे यह है कि आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की है वो डॉन लीक्स की बात की है। देखिए, डॉन लीक्स के हवाले से आज से 2-3 महीने पहले हमें ये पता था, ये हमारी इतलात थी, ये हमारे ज़राए थे कि उसके ऊपर जो 2 लोग थे ISI और MI के, उनका उस पे अपना नोट आया हुआ था, ये हमारी इतला थी। अब पता नहीं है मुझे इस वक्त के फैसला क्या आ रहा है, लेकिन इससे ये बिल्कुल आपने एक बात बड़ी क्लियर कर दी जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी ब्रिज हुई है और इससे बड़ा मसला, मैं तो पनामा से इसको बड़ा मसला समझता हूँ, डॉन लीक्स को शुरू दिन से मैं इससे बड़ा मसला समझता हूँ, क्योंकि ये सिक्योरिटी ब्रिज हुआ था और अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती तो फिर अगले के पे क्या कार्रवाई होगी वो तो हमने आगे देखना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो अपोजिशन, चाहे उसमें इमरान खान हो, चाहे उसमें शेख रशीद हो, चाहे उसमें सराजुल हक हो, चाहे उसमें चौधरी शुजात साहब हो, चाहे उसमें अगर जरदारी साहब भी ये कह रहे हैं कि गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है, तो उसके बाद हम सबको बाहर आकर, एक तो ये पार्लियामेंट का जो हमने चक्कर बनाया, उस दिन इमरान खान पार्लियामेंट में गया, उसको तकरीर का मौका ही उन्होंने नहीं दिया। तो एक तो इस पार्लियामेंट से अब हमें इस्तीफा देना होगा। अगर हम इस्तीफा नहीं देते, अवाम में नहीं जाते और अवाम को नहीं निकालते, तो आपके पास 2 महीने नहीं है, आपके पास सिर्फ डॉक्टर साहब 1 महीना है, क्योंकि अगला महीना फिर रमजान का शुरू हो जाएगा, लोगों ने उस महीने में इबादत करने होते हैं। ठीक है, मुझे बड़ा मुझे और मेरे सुनने वालों को इस वक्त बचन रहा कि मेरे तीनों मेहमानों ने मेरे सवालात का जवाब नहीं दिया जिसका जवाब मैं मांगना चाह रहा था। हालांकि थोड़ा बहुत आया, लेकिन मेरा आज पनामा लीक्स पे बात नहीं थी। मेरा तो ये था कि डॉन न्यूज़ का स्ट्रक्चर भी वही है, पनामा लीक्स का स्ट्रक्चर भी वही है। डॉन न्यूज़ लीक्स के ऊपर जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, यानी मुल्ज़िमान भी वही हैं जो पनामा लीक्स में है, वो भी ओपन केस है, ये भी ओपन केस है। उसमें भी डिपेंड कर रहा है MI और ISI पे, इस पे भी डिपेंड कर रहा है MISI पे, क्योंकि बाकी इदारे मफलूज और वफात हैं। तो अगर आज इस ओपन केस में उन्हीं मुल्ज़िमान को जो बहुत बड़े और ताकतवर हैं, अगर MI और ISI रिपोर्ट डिसेंट नहीं देती है, कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो क्या वाकई हम समझ सकते हैं कि पनामा लीक्स की GIT भी यही रिज़ल्ट देगी? ये सवाल था जिसका जवाब थोड़ा बहुत आया, नहीं आ सका। मैं एक बहुत अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आगे जा रहा हूं और उस पर आकर बात करूंगा। जो मेरे पास इत्तलात हैं, ये अहम ज़राए से इत्तलात हैं, मैं इस अहम ज़राए की बुनियाद पर यह स्टेटमेंट दे रहा हूं। इसकी तस्दीक और तरदीक वही लोग कर सकते हैं जो रिपोर्ट देने वाले हैं, जो पढ़ चुके हैं। वो ये है कि डॉन न्यूज़ लीक्स पे
सिर्फ दो ब्यूरोक्रेट्स को जिम्मेदार तक करार दिया गया है, बाकी मरियम नवाज समेत तमाम लोगों को क्लीन चिट दे दी गई है और ये कमेटी का मुत्तफ़क़ा फैसला है और इसमें एमआई और आईएसआई का कोई डिसेंडिंग नोट्स नहीं है। ये आगे चल के ये है इत्तला, इस पे आगे चल के बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक जी जनाब। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आपकी तरफ आता हूँ। मेरे पास एक बहुत अहम ज़राए के ज़रिए न्यूज़ है जो मैंने आपसे और कौम से शेयर की है। मैं इस पे अगर का लफ्ज़ इसलिए करूँगा क्योंकि ये अहम ज़राए हैं और मैं अहम ज़राए का नाम तो कोट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत रिलायबल सोर्स है जिसने ये बात कही है। अब आगे क्या होता है वो वक्त जाने। मेरा सवाल है, अगर ये अहम ज़राए ने जो बात की है वो बिल्कुल सही है तो आपका 2 मिनट पहले स्टेटमेंट था, अगर ये सही है तो अब आप क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, अगर ये खबर सही है तो ये वही कंसेंसस है जिसकी चौधरी निसार साहब बात कर रहे थे, जिसका मैंने भी कहा था कि इनिशियल जो इख्तलाफ था वो गालिबन बात में कंसेंसस में चेंज हो गया है। देखिए, बात वही है कि लोग कह रहे हैं कि फातमी साहब जो हैं वो भी एक में इसमें इंक्यूज बन के सामने आ रहे हैं, उनको भी ब्लेम किया जाएगा। मैं यहाँ ये कहता हूँ कि अगर फातमी साहब ने वो स्टोरी जो कॉन्कॉर्ड है उसको ड्राफ्ट किया है, क्योंकि उसके बड़ी प्रोफेशनल तरीके से उस स्टोरी को लिखा गया, लेकिन उसको प्लान करने में जो मास्टरमाइंड या मिस्ट्रेस माइंड मैं कहता हूँ मरियम नवाज साहबा, अगर उन तक नहीं पहुंचा, ये अदारे नहीं पहुंचते, कमेटी उनको ब्लेम नहीं करती है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो पूरी कमेटी का जो मकसद था उसको मल्टीप्लाई बाय 0 आप कर दें। मतलब ये है कि मास्टरमाइंड या मिस्टर्स माइंड को अगर आपने छोड़ दिया तो फिर पीछे क्या रह गया? बाकी तो ये है कि वो स्केपगोट्स हैं, उनको आपने पकड़ लिया। इसका मतलब ये है कि जो सेनेटर अपना जो परवेज रशीद साहब हैं उन्होंने तो स्टोरी को रुकवाया नहीं। सर ब्रिगेडियर साहब, असल सवाल की तरफ आइए। वो तो सबको पता है कि मेन कल्प्रिट कौन है, बहुत सी चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई। मैं तो आज आपसे वो पूछना चाहता हूँ कि अगर वो डिसेंट नोट नहीं है जिसके बारे में आपने कहा था, कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं या आप कहते हैं मुकमुका हुआ है या जो कुछ भी हुआ है, सर कहाँ खड़े होंगे अवाम में? आपकी ये इदारे कहाँ खड़े होंगे सर? क्या कहते हैं, इस पे आइए सर। जी, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब, जो कि हम सुन रहे थे कि इदारों के पास तमाम ऑडियो वीडियोस, तमाम एविडेंस है मरीम नवाज साहबा की इन्वॉल्वमेंट का, जो थ्रू आउट हम 6 महीने सुन रहे हैं, और अगर उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो गया, डिसेंटिंग नोट्स पे कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो यकीनन पाकिस्तानी कौम जो है वो मायूस होगी। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और अगर डॉन लीग्स पे कौम मायूस होगी तो फिर मुझे ये लग रहा है कि पनामा लीग्स में, आपको मैं दोबारा कह रहा हूं, वो जो 4 सिविल अदारे हैं वो तो इनके घर के खानदान के लोग आप उनको समझें, तो वहां पे भी फिर यही सूरत पैदा होगी। मेरा ख्याल है वहां पे भी हमारे इदारे जो हैं वो बेबस होंगे और वही चलेगी बात जो उन 4 अदालों के। बेबस क्या होता है सर? फारूक साहब बेबस क्या होता है सर? सॉरी सर, बेबस क्या होता है सर? डॉक्टर साहब, ये तो मुझे अफसोस से ये कहना नहीं, ये बेबस क्या होता है? आप बहुत सेव कर रहे हैं सर। आप बेबस क्यों कह रहे हैं सर? क्यों बेबस ही क्या है? कौमी सलामती के खिलाफ, अपने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश। जी सर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या कहता है सर? सजाए मौत है। आर्मी एक्ट कहता है सजाए मौत है। सर, कौमी सलामती के खिलाफ साजिश, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश, भारत के नैरेटिव को, मुल्क दुश्मन नैरेटिव को इस्टेब्लिश, आप कहते हैं इसमें इदारे बेबस हैं? एग्जैक्टली। नहीं डॉक्टर साहब, मसला ये हो गया कि जब से ये सो कॉल्ड जमहूरियत आई है, अब एक लिहाज से हमारे सर उन्हें गाली देने, उन्हें क्या बुरा भला कह रहे हैं, वो तो है ही खराब सर। डॉक्टर साहब, जो मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं वो तो है ही खराब, जो मुल्क लूट रहा है वो तो है ही खराब। डॉक्टर साहब, कौमी सलामती पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पे जब आप बड़े लोगों को हाथ लगाते हैं, खासकर वो अगर रूलिंग फैमिली तो कहा जाएगा जमहूरियत पे वार किया जा रहा है, तो कहा जाएगा मसलियत खतरे में है। तो इसका मतलब है मसलियत, कौमी सलामती पे मसलियत, कौमी सलामती पे मसलियत, फौज के खिलाफ साजिश पे मसलियत, मुल्क के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश, उस पे मसलियत, सिर्फ इस बुनियाद पे कि आपको ये कहा जाएगा
कि आप जमहूरियत के खिलाफ जा रहे हैं। सर सॉरी, मैं आता हूं अली जैदी साहब की तरफ। जी अली जैदी साहब क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, मैं बड़ा सादा सा आपसे एक मासूमाना सवाल पूछता हूँ, फिर मैं आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि परवेज़ रशीद को क्यों निकाला गया था? परवेज़ रशीद को इसलिए निकाला गया था कि उन्होंने सर सिक्योरिटी ब्रीच में का कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन है, वो कहते हैं। अच्छा, ठीक यही बात है ना कि परवेज़ रशीद को इसलिए निकाला कि सिक्योरिटी ब्रीच में उनका कनेक्शन है। जी राइट? सर, जी सर, तो उनके ऊपर आर्मी एक्ट लगा के इनको जेल में क्यों नहीं डाला? वो बाहर क्यों घूम रहे हैं? बिल्कुल सही है। बड़ा सादा। आप किस पे इल्जाम क्या लगा रहे हैं? करप्शन की, बकरी चोरी का इल्जाम नहीं लगा रहे। इल्जाम लगा रहे हैं आप सिक्योरिटी ब्रीच, एक्टिंग अगेंस्ट द स्टेट, और आप वो बाहर घूम रहा है सेनेटर बना हुआ। मतलब ये करप्शन का इल्जाम नहीं है। वो जो अजमल कह रहे हैं वो बात ठीक, सोचने की बात है। जब आप एक आदमी को सजा दे रहे हैं, सजा दी ना, उसको निकाला, सजा दी ना वजारत से हटा के, तो बस खत्म, स्लैप ऑन द रिस्ट। आप एक वजारत की मार थी, वो सिक्योरिटी ब्रीच बस वजारत में खत्म हो गई। तो ये तो आपको जवाब खुद ही मिल जाना चाहिए उसी वक्त। इस मुल्क में देखिए डॉक्टर साहब, मुझे इजाज़त दीजिए कहने की, इस मुल्क में पोजीशन बदलती है एस्टैब्लिशमेंट की। इनकी नवाज शरीफ की नहीं बदलती। ये तो हमेशा से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेके करप्शन करता है। जरदारी की नहीं बदलती, वो तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं लेता, वो ऐसी करप्शन करता है। एमक्यूएम की नहीं बदलती, वो ऐसी बत्ता मार कुटाई जिन्नापुर रॉ एजेंट, वो तो पहले दिन से हैं। पोजीशन तो बदलती है एस्टैब्लिशमेंट की। वो ऐसे मैं आपको इसकी मिसाल जिंदा ये है कि क्या जनरल मुशर्रफ जो 9-10 साल इस मुल्क में हुकूमत करके गए, उनको क्या नहीं पता था कि रॉ फंडिंग है एमक्यूएम की? ये राहील शरीफ को ही पता था कि वो आके उन्होंने सफाया किया। अल्लाह का शुक्र है किया, ब्रिलियंट। कराची में आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, सुकून आ गया। ये जो गंद यहाँ पे मार कत्ल गारत हो रही थी, लेकिन क्या मुशर्रफ साहब को नहीं पता था या कियानी साहब को नहीं पता था कि वो माफ कर दें उनको? तो ये तो पॉलिटिकल, ये क्यों छोड़ते हैं लोगों को? कानून तो हमने सुना अंधा होता है। कानून की तो यार्ड स्टिक, मेजरिंग स्टिक एक होनी चाहिए सबके। वो कह रहे हैं बेबस तो है। बच गए फिर वो कह रहे हैं बेबस है। या इस तरह सिक्योरिटी ब्रीच पे बेबस है। वो कह रहे सिक्योरिटी हैं ब्रीच नहीं था क्या? अगर रॉ फंडिंग एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका मिनिस्टर बैठा हुआ है शिपिंग एंड पोर्ट, उसको रॉ फंडिंग हो रही है, ये सिक्योरिटी ब्रीच नहीं था कि नहीं था? सर इस पे बताए ना, डॉन न्यूज पे अगर वाकई ये जो अहम जराए कह रहे हैं क्लीन चिट दे दी गई है सबको, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ अगर हो गया है, जैसा कि फारूक साहब भी कह रहे हैं कि वो जिसका इशारा इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा, तो सर सिक्योरिटी ब्रीच पे अगर सिक्योरिटी फोर्सेस कॉम्प्रोमाइज़ करें तो फिर वो कहते हैं बेबस है। क्या कहेंगे आप? जी कमाल ही होगा फिर। मतलब मैं देखें, जो ब्रिगेडियर साहब आपके साथ हैं, जब कोई वर्दी पहनता है और वो एक ब्रिगेडियर 1 स्टार जनरल बन गए, मेजर जनरल 2 स्टार 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल और 4, तो जो वर्दी, वो तो प्राइड है, वो तो कौम की प्राइड है, उसमें वैलर है, उसमें पॉलिटिकल ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होनी चाहिए, लेकिन उसमें फिर कोई पॉलिटिकल जिसे कहते हैं ना कि लेन देन भी नहीं होनी चाहिए। फिर वो कट टू बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है उसकी। ये थोड़ी होता है। तो इसीलिए फिर लोग सवाल उंगलियां उठाते हैं। मतलब इसकी उंगलियां उठाने का यही है। मुझे तो नहीं पता, आप कहते हैं कि आपके जराए ने आपको बताया। आई विल बी सरप्राइज कि अगर ये ऐसा है। और ये कंसेंसस इंटीरियर मिनिस्टर बना क्या रहे थे? ये कंसेंसस बना रहे थे। और जेआईटी की जहां तक बातें हैं डॉक्टर साहब, मैं हाथ जोड़ के जरा माजरत के साथ आपसे पूरी कौम से कहना चाहता हूं कि वो मॉडल टाउन की जेआईटी किधर है? बल्दिया फैक्ट्री की जेआईटी किधर है? कहां है ये? उजैर बलोच की जेआईटी 1 साल पहले बनी थी, हमने सुना है। वो क्या हुआ उसके ऊपर? उसमें भी आईएसआई के दस्तखत हैं, उसमें भी एमआई के दस्तखत हैं, उसमें भी एफआई के दस्तखत हैं। तो जिन लोगों सर उसमें तो दस्तखत हैं। क्या हुआ उसमें? सर उसमें तो दस्तखत हैं। यहाँ तो कौमी ब्रीच पे, सिक्योरिटी ब्रीच पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, जैसे कि जराए कह रहे हैं। डॉक्टर साहब आपके प्रोग्राम मैं जी आता हूँ जनाब, मैं जरा उनसे भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। मैं जरा अजमल वजीर से ले लूँ। ये बहुत अहम स्टेटमेंट है, अहम बात है। मैं अजमल वजीर से कहता हूँ कि क्या वाकई सिक्योरिटी ब्रीच, कौमी सलामती के खिलाफ ब्रीच और भारत के नैरेटिव पे आप वो कहते हैं बेगड़े साहब के इदारे जो हैं वो अपना बेबस हैं? क्या कहेंगे सर? देखिए डॉक्टर साहब, अब ये जो हुआ है सिक्योरिटी ब्रीच का मसला है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपके ज़राए कह रहे हैं,
मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये आपके ज़राए अभी तक कह रहे हैं, ये कंफर्म बात तो खैर नहीं इसको कह सकते हैं, क्योंकि आज हम कुछ कह दे तो कल को कुछ और आ जाए, तो मेरे ख्याल में कि ये तो कल या परसों या तरसों पता चलेगा। लेकिन अगर जो आप कह रहे हैं इस तरह हुआ, तो एक बात आप मेरी याद रखें कि वो लोग जो बात कर रहे थे, इंक्लूडिंग डॉक्टर दानिश, अजमल वज़ीर या जैदी या जो भी ये ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए, तो हम कम से कम फिर टीवी पे आकर क्या कहेंगे? ये जो पिछले 4-5-6 साल से हम बोलते हैं और हमने वो बात की है कि हर वक्त हम एक ही बात करते हैं और बगैर किसी तनख्वाह के, मतलब कि तनख्वाह हम किसी से नहीं ले रहे, ना किसी के पेड मुलाजिम है, लेकिन हम इस कौम के लिए बात करते हैं, इस मुल्क के लिए बात करते हैं, एज ए पाकिस्तानी बात करते हैं। वरना तो दूसरी तरफ इत्तेफाक सिविल सर्विस की नौकरी हाजिर है, उधर चले जाते, नौकरी कर लेते और टीवी पे आकर उनको डिफेंड करो, बस मजे करो, आपको ओहदे भी मिलेंगे, आपको इज्जत भी मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, तो हम ये कर लेते। लेकिन हमने सिर्फ इसलिए नहीं किया कि ये गलत है और गलत का साथ नहीं देना है, और हमने ये सीखा था। आज अगर इस तरह का मसला होता है तो ये बहुत बड़ा सवाल या निशान बन जाएगा हम जैसे लोगों के ऊपर, बकाया तो आप छोड़ दे, हम जैसे लोगों पे भी बड़ा सवाल या निशान बन जाएगा। ये जो पिछले इतने अरसे से हम कहते रहे, कम से कम हम उन लोगों में से नहीं है कि आज टीवी पे बैठकर एक बात करे और अगले महीने पार्टी चेंज करके फिर उसको जिसके खिलाफ बोल रहे होते हैं उसके सर यहाँ जाती हैसियत की बात करते हैं। चैनल छोड़ दे, सर आप जाती, सर खुदा के लिए मेरे आपके अली साहब के, फारूक साहब के, सर सुने अजमल साहब, लोग हैं ये, आप लोगों के बादशाह है, इनके नीचे वक्त गुजारो अपना और चुपचाप कर इनके नीचे काम करो, बस फिर तो यही होगा। सर हमारी जाती हैसियत 50 दफा नहीं 1000 दफा कुर्बान अपने मुल्क पे, लेकिन अगर कौमी सलामती ब्रीच पे, सिक्योरिटी ब्रीच पे, फौज के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है, मुकमुका होता है, इत्तफाक पैदा किया जाता है, कंसेंसस बिल्ड करके अहम जो लोग हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनको छोड़ा जाता है, तो इस मुल्क को फिर कितने ख़तरात हो जाएंगे। सर यहाँ ज़ातियात की बात ही नहीं है, मैं फिर आऊँगा आप लोगों के पास, लेकिन उससे ऐसा बात नहीं है, आप बात ज़रा समझे ना, छोड़ें, हमारी की बात नहीं है ये। मैंने हमारा मुल्क कितने खतरे में जाएगा सर, ये कि अगर इस तरह है तो फिर तो ये हुआ ना जी कि फिर तो अहले शरीफ खानदान जो है वो इस मुल्क का बादशाह है, वो जो कुछ करेंगे उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, तो ये तो सीधी सीधी बात है ना। इससे ज्यादा बड़ा मैसेज आप फिर क्या मुझे क्या? सर मैं एक छोटे से ब्रेक पे जाऊंगा नाज़रीन, अजमल साहब ब्रेक पे जाऊंगा, ब्रेक के बाद वापस आता हूं और बात यहीं से कंटिन्यू करता हूं। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक सर। बेड़े साहब दो सवाल छोटे छोटे करूंगा, टाइम नहीं है, सिर्फ 2-2 मिनट है मेरे पास। एक सवाल ये है कि अगर ऐसे लोगों को जो इस्टेब्लिश केसेस है, जैसे आप भी कह रहे हैं कि सब कुछ पता है, सब कुछ मौजूद है, अगर उन्हें छोड़ दिया जाता है और हमारे इदारे कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं या मुकमुका होता है या बेबस हो जाते हैं या जो भी कुछ होते हैं, तो फिर पाकिस्तान की सलामती का क्या होगा सर? और दूसरा ये कि कौम का एतमाद अपने इदारे पे जिस तरह एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह था, उसका क्या होगा सर? डॉक्टर साहब पहली बात हुई कि पूरी कौम ये तवक्को करती है कि हमारे इदारे किसी मसलियत, चाहे पॉलिटिकल हो, कोई और मसलियत हो, वो बिल्कुल आइन कानून अपने मैंडेट कौमी सलामती को अव्वल तरीन सामने रखते हुए वो कार्रवाई करेंगे और फैसले करेंगे। एक पहली बात ये है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे पूरी कोशिश है, चाहे पनामा लीक्स की अब जो जेटी है जो क्लीन चिट देगी और जो ये डॉन लीक्स वाले, कि किसी तरह मरियम नवाज साहबा जिनको फ्यूचर पॉलिटिकल एसेट के लिए तैयार किया जा रहा है, समझे जाते हैं, उनको बचाना है। आप भी शामिल, एक बेसिक मसला है, आप भी शामिल हुए ना इसके बाद। तो अगर ऐसा हुआ कि जीआईटी में क्लियर हुए और अगर आप अगर फर्ज कीजिए डॉन में क्लियर हुए, आप कहते हैं सारे प्रूफ्स हैं, आप कहते हैं नाम है, आप कहते हैं रिकॉर्डिंग है, आप कह रहे हैं सारी बात, जबकि दूसरे भी कह रहे हैं, तो ये बताइए कि अगर आप उनको डिसेंट नोट नहीं लिखते हैं, आप कमेटी पे साइन करते हैं, आप उन्हें क्लियर करते हैं, तो आप भी वही चाहते हैं जो दूसरे लोग चाहते हैं?
बस डॉक्टर साहब मैं फिर वही कह रहा हूं कि सियासी मसलतें या और किसी अरे किस्म की मसलत मुल्क सामने को नहीं बचाने आनी की, चाहिए। मुल्क की खिलाफ हमने साजिश हमने सियासी मसले। यही डॉक्टर साहब मैं मानता हूं आपकी बात ना, नहीं आना चाहिए, इन प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बुक के मुताबिक चलें आप, अगर अपनी कौमी सलामती को इंश्योर करना है। हमने यही गलती की हुसैन अकाली के केस में, अदलिया ने उसको छोड़ दिया। मैं समझता हूं जब अदलिया ने उसको छोड़ा था सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में अमेरिका के लिए, तो हमारे सर छोड़े सर, उसको एयरपोर्ट पे जाके पकड़ लेते सर वो बात पुरानी, सर पुरानी कामरान शफी को, बहुत कुछ है कामरान सर, शफी को हमने क्यूबा का सफीर बना सर दिया। बहुत, अब तो नई नई लेटेस्ट बात है सर। मैं आगे चलूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अली सैदी साहब क्या कहेंगे, कहाँ खड़े होगी अवाम? आप तो अवाम के पल्स को समझते हैं सर। अवाम फौज के पीछे सीसा पिलाई दीवार है और एक वाहिद इदारा है जिस पे फौज को अवाम का एतमाद है। कितना शेक होगा सर अवाम का एतमाद अगर डॉन न्यूज़ लीक्स में सब कुछ होने के बाद क्लियर किया जाता है। डॉक्टर साहब, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला कहता है जैसी कौम होगी वैसे हाकिम तुम्हें देंगे। तो ये तो कौम को सोचने का टाइम है कि तुम्हारा हाकिम आसिफ जरदारी हो या नवाज शरीफ हो या ऐसे लोग हों। ये तो कौम सोचे। जब कौम खड़ी होती है तो दुनिया की कोई ताकत कौम की ताकत के आगे नहीं होती। जब कौम खड़ी होती है, और कौम को खड़ा होना होता है अपनी ज़मीर की आवाज़ पे। क्या हमारा ज़मीर गवारा करता है कि ये हमारे हाकिम हो? देयरफॉर आपकी जो पॉलिटिकल फोर्स है वो देखती क्यों है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ? वो इसीलिए देखती है कि वो खुद सारे के सारे हमाम में नंगे हैं, इसलिए आपकी एस्टैब्लिशमेंट भी इंटरफेयर करती है। वो मुल्क को बचाने, वो समझते हैं कि वो मुल्क बचा रहे हैं। अब जहाँ तक आपका ये सवाल है कि क्या होगा और कौम क्या देखेगी, जब फैसला आएगा उसके बाद डिसाइड करेंगे। JIT की रिपोर्ट आने दें, पहले तो ये बताएं कि JIT की रिपोर्ट पब्लिक होगी भी नहीं कि नहीं होगी। सर मुझे तो दूसरी JIT की रिपोर्ट है जो मैंने आपसे की वो इसीलिए तो मैंने कहा था कि डॉन न्यूज़, इसीलिए तो मैंने कहा था कि डॉन न्यूज़ लीक्स बताएगा कि JIT का क्या असर होने वाला है। अजमल वजीर साहब, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, क्या कहते हैं इसके ऊपर जो मैंने सवाल उठाया है कि अगर डॉन न्यूज़ लीक्स में इत्तफाक हो गया, उन अहम लोगों को जिनको आप भी जानते हैं, फारूक साहब भी जानते हैं, अली जैदी भी जानते हैं, पूरे मीडिया में आ रहा है, फौज भी जानती है, ISI भी जानती है, बड़े बड़े जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिश केस है, कौन जिम्मेदारान है? उसके बावजूद अगर क्लीन चिट मिलती है तो कौम का एतमाद अपने इन इदारों पे कैसे रहेगा? कह रहे एस्टैब्लिश केस है, सॉरी उनका खुद कहा था उन्होंने। जी, तो क्या कहते हैं अजमल साहब, कौम का एतमाद अपने इदारे पे क्या रहेगा? डॉक्टर साहब, बात ये कि हम जो है ना, हमारा जो ताल्लुक़ है ना वो ऐसे बदनसीब माशरे से है जहाँ पे आप की इज़्ज़त का मेयार दौलत हो और आपकी अक्ल का मेयार अंग्रेज़ी समझा जाता है। तो वहाँ पे आपका क्या ख्याल है कि वहाँ पे क्या होता है? अब मुझे बताइए, अभी अली जैदी ने जो बातें की है कि इससे पहले अल्ताफ हुसैन ने क्या कहा। अरे सर खुदा के लिए, मैं मेरे स्पेसिफिक सवाल का जवाब दे यार, छोड़े ये सब करप्ट लोग हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर भी इसी तनख्वाह पे काम जारी रखा जाएगा, और आपका क्या ख्याल है कि क्या होगा? इसी तनख्वाह पे सारे काम करते रहेंगे, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इस मुल्क में हमने बड़े बड़े चीजें देखे, कुछ नहीं हुआ, तो इस पे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा। जनाब बहुत शुक्रिया आपका, ब्रिगेडियर फारूक अजमल वजीर साहब, अली जैदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आखिरी अल्फाज अदा करते हुए जाऊंगा कि पाकिस्तान सबसे पहले और हमारे लिए सबसे अहम है, क्योंकि अगर रियासत नहीं तो फिर इदारे की भी कोई अहमियत नहीं, आइन की भी कोई अहमियत नहीं, किसी कानून की भी कोई अहमियत नहीं, किसी एजेंडे की भी कोई अहमियत नहीं। तो सबसे अहम रियासत है। और पाकिस्तान की अवाम अपनी अफवाज पाकिस्तान से इसलिए बेपनाह मोहब्बत करती है और उसके पीछे सीसा पिलाई हुई दीवार इसलिए है कि वो समझती है कि अफवाज पाकिस्तान जो फ़ौज है वो पाकिस्तान की महाफिज है, और फ़ौज कौमी सलामती के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी मसलहत, किसी भी बुनियाद पर अपनी रियासत के ख़िलाफ़ होने वाली साजिश को कबूल नहीं करेगी। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।